भूमंडलीकरण और उदारीकरण। तो एक तो निजीकरण हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। फिर भूमंडलीकरण हो रहा है। भूमंडलीकरण का मतलब यह है फॉरेन से भी बुलाया जा रहा है, एक तो यहाँ के पूंजीपतियों को, एक फॉरेन को। भूमंडलीकरण हो रहा है। तीसरा उदारीकरण, पूंजीपतियों के लिए सरकार उदार है। मतलब आपको अगर लोन लेना है, किसान को लोन लेना है, तो उसके लिए बैंक का चक्कर काटते काटते उसके जूते चप्पल जो है वो घिसकर खत्म हो जाएंगे, तो शायद ही उसको लोन मिले। लेकिन पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है बहुत बड़ा बड़ा लोन, तो उदार भी है उनके लिए सरकार। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है, जो आम जनता का मामला है, जो देश के नागरिकों का मामला है, देश के नागरिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके और देश के नागरिकों का ध्यान न रखते हुए केवल पूंजीपतियों का ही ध्यान रख रही है और देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को लुटाने का काम सरकार कर रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, अभी देखा ना आपने, इसमें सारा देखा आपने कि जिसके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, ईडी की रेड पड़ रही है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। ईडी की रेड पड़ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। तो ये सारा जो खेला है, ये खेला ये है कि देश में जो मध्यम वर्ग पैदा हुआ, संविधान लागू होने के बाद देश में मध्यम वर्ग पैदा हुआ। मध्यम वर्ग कौन पैदा हुआ? छोटा किसान पैदा हुआ, नौकरी करने वाला पैदा हुआ, छोटा बिजनेसमैन पैदा हुआ। ये जो मध्यम वर्ग पैदा हुआ और इसने मेहनत करके देश का, और देश के जो मजदूर, इन लोगों ने मेहनत करके देश का विकास किया, डेवलपमेंट किया, तमाम सरकारी संस्थाएं, सरकारी कंपनियां, सरकारी चीजें खड़ी किया। आज जो चीजें देश के लोगों ने खड़ी किया, उन सारी चीजों को पूंजीपतियों को देकर देश के मध्यम वर्ग को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मतलब नौकरी करने वाला वर्ग खत्म हो जाएगा, बिजनेस करने वाला वर्ग खत्म हो जाएगा, किसान जो छोटा किसान है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारा षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र ये चल रहा है कि मुट्ठी भर, कुछ ही उंगली पर गिने जाने भर के पूंजीपतियों के पास में ही देश की लगभग संपत्ति होनी चाहिए और पूंजीपति एक होगा और बाकी देश के लोग मजदूर होंगे। श्रम कानूनों में जिस प्रकार से संशोधन किया गया, तो पूंजीपतियों को ज्यादा अधिकार दिए गए, इससे मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो। तो ये देश की जनता को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये केवल निजीकरण तक सीमित मामला नहीं है, ये देश की जनता को मुट्ठी भर उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। उनका जल जंगल जमीन, उनकी हर चीज, नौकरी व्यवसाय, सब कुछ छीनकर पूंजीपतियों को देकर उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसलिए निजीकरण का विरोध करने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो देखा जा रहा है, जहां तक सीए का मामला है, सीए ऐन वक्त पर लाया गया, ये लागू किया गया ये चुनाव के ठीक पहले, तो उसका कारण ये है कि आरएसएस बीजेपी के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वो डरे हुए हैं, तो उनको लगता है अगर चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हुआ, अगर चुनाव महंगाई के मुद्दे पर हुआ, अगर चुनाव रिजर्वेशन के मुद्दे पर हुआ, अगर चुनाव किसानों के मुद्दों पर हुआ, चुनाव आदिवासियों के मुद्दों पर हुआ, चुनाव ओबीसी एससी एसटी के मुद्दों पर हुआ, चुनाव महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर हुआ, तो हम चुनाव नहीं जीते। ये आरएसएस बीजेपी को डर लगा हुआ है। तो आरएसएस बीजेपी के लोग सोचते हैं कि चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है, ये पहले राम जन्मभूमि का मामला खड़ा किया, मंदिर हमने बना दिया, आधा अधूरा मंदिर ही उद्घाटन कर दिया। लोगों ने समझ लिया कि इनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। फिर काशी मथुरा का मामला खड़ा किया, लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। तो इसलिए ये सीए लाए लास्ट दौर में कि कम से कम इस पर तो कुछ मामला हमारा खड़ा हो, कुछ फायदा हो। तो ये चुनावी फायदे के लिए ऐन वक्त पर लाया गया मामला है। तो देखा जा रहा है कुछ दिनों पहले झारखंड में डिलिस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा था। उस डिलिस्टिंग में आदिवासी वर्सेस आदिवासी कन्वर्टेड आदिवासी के बीच में ये मामला लाई जा रही थी। लेकिन वर्तमान में अभी देख रहे, फरवरी में ये मामला उठी थी, मुंडहर पहाड़ के मामला। सर यहाँ पर सामने स्थित है, कांके प्रखंड में पड़ती है वो। वहां पर कुछ आरएसएस बीजेपी के बजरंग दल के द्वारा एक झंडा लगाया गया और वहां पर एक मामला अभी लाया गया है कि वहां पर मुंडाओं के बीच में मुंडा से मुंडा को लड़ाने की प्रतिक्रिया चल रही है। सर इस पर आप क्या कहें? देखिए, देश भर में
केवल झारखंड में नहीं, देश भर में आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने का, एससी को एससी से लड़ाने का, अलग अलग मुद्दों के आधार पर यह टारगेट किया जा रहा है और उनको कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर एक दूसरे को मिसगाइड कर करके लड़ाई लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो इसका तरीका यह है कि हम लोगों को जो सही जानकारी है, हम लोगों के पास, दूसरों के पास जानकारी हो ना हो, हम लोगों के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास तो सही जानकारी है। तो जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास सही जानकारी है, उस सही जानकारी को जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनके अंदर पहुंचा दिया जाए तो ये लड़ाई बंद हो जाए। तो ये हम लोगों को काम करने के, जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनको ये काम करने की जरूरत है कि ये जो लोग मिसगाइड करके गलत इंफॉर्मेशन, एक तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, दूसरा इंफॉर्मेशन होती भी है तो गलत इंफॉर्मेशन होती, क्योंकि लोग मीडिया के ऊपर डिपेंड है। आप मीडिया नहीं देखते तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मीडिया देखते हो तो भी आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। हम मीडिया देख रहे हैं तो भी आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आपसी टकराव होता है। तो सही इंफॉर्मेशन के आधार पर जो आपसी टकराव है उसका रास्ता निकाला जाना चाहिए और उस टकराव को बंद कराने में हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और देश भर में हम लोग इस कोशिश में लगे हैं, वो चाहे जिस प्रकार का टकराव हो मूल्यवासी बहुजन समाज में, चाहे वो आदिवासी में, चाहे डिलिस्टिंग के नाम पर हो या दूसरे मुद्दों के नाम पर हो, या ओबीसी में ओबीसी एमबीसी के नाम पर हो, या महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज ओबीसी के नाम पर हो, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये टकराव इन ब्राह्मणवादियों के द्वारा किया जाता, क्योंकि उसका सिद्धांत है आपको विभाजित किए बगैर वो राज नहीं कर सकते। अगर उनको राज करना है तो आपको विभाजित करना है, आपको विभाजित किए बगैर वो राज नहीं कर सकते। तो विभाजित करने के लिए वो षड्यंत्र करते हैं और एक करने के लिए हम काम करते हैं। तो हमारा काम है इकट्ठा करना, एक करना, और उनका काम है विभाजित करना। 6000 से ज्यादा टुकड़े तो उन्होंने ही किए, हम लोगों ने थोड़े ही किए। सर, अभी वक्तव्य के दौरान आपने कहा सीताराम, राम सीता, नहीं, सीताराम, राजा राम और वामन मेश्राम साहब कांग्रेस और बीजेपी को, एक को राजा राम कहते हैं, एक को सीताराम कहते हैं। काशीराम साहब उसको नागनाथ और सांपनाथ कहते थे। पर इसमें एक लाइन हमको देखा गया कि एक हमारे यहाँ बड़कागांव विधानसभा से विधायिका सुश्री अंबा परसन, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसको कांग्रेस उठाता है तो बीजेपी गिराता है। क्या मान लीजिए ओबीसी वर्ग को सिर्फ गिरने के अलावा मेरा किसी व्यक्ति के बारे में ये कहना नहीं था। मेरा कहना है कि अभी जैसे आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, निजीकरण की पॉलिसी किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। इसको आगे कौन बढ़ा रहा है? बीजेपी। नेहरू ने चिट्ठी लिखा सारे मुख्यमंत्रियों को कि रिजर्वेशन लागू नहीं करना है, और रिजर्वेशन को खत्म करने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी। तो जो कांग्रेस करती है वही बीजेपी करती है, जो बीजेपी करती है वही कांग्रेस करती है। इस संदर्भ में एक राजा राम है, एक सीताराम है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों मिलकर हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया, ईवीएम की रक्षा करने का काम बीजेपी कर रही कि नहीं कर रही? मतलब एक एक बात बता रहे हैं ना आपको। तो ये है, अब उस संदर्भ में उनको किसी को हराना है तो बैकवर्ड का यूज ही करना है ना। दोनों को बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी का यूज करना है। इनको कौन सा अधिकार देना है? अरे ये तो मजबूरी में सोरेन साहब को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, मजबूरी में वहां तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मजबूरी है। ये अंदर से खुशी नहीं है, तो मजबूरी है, करना पड़ता है। नहीं तो एक समय में कांग्रेस जब मुख्यमंत्री बनाती थी तो सारे राज्यों का ब्राह्मण ही बनाती थी लगभग। ये तो जो चेतना पैदा हुई मूल्यवासी बहुजन समाज में, इसकी वजह से अब इनको मजबूरी है। बैकवर्ड का चेहरा नहीं दिखाएंगे, शेड्यूल कास्ट का चेहरा नहीं दिखाएंगे, शेड्यूल ट्राइब का चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनका समाज वोट नहीं देगा, इसलिए टिकट देते हैं, फिर प्रचार करते हैं इतना टिकट दिया, और मुट्ठी में अपने रखते हैं उनको, विधायकों को, सांसदों को, और प्रचार करते इतना टिकट दिया तुम्हारे समाज को, हमें वोट दो। तो ये चेहरा दिखाकर वोट लूटने का भी तो एक कार्यक्रम है। चलो गांव की ओर जागरूकता अभियान के तहत 6 लाख गांव के लोगों को आप क्या करें? नहीं, 6 लाख गांवों में जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके आधार पर लोगों को तैयार करना है।
देश की मीडिया सही जानकारी नहीं दे रही है तो देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम दे देंगे और वो हमारे संगठन के साथ जुड़ जाएंगे। जब 6 लाख गांव में हमारे संगठन के साथ लोग जुड़ जाएंगे तो 6 लाख गांव में हमारा संगठन बन जाएगा और 6 लाख जब हम कोई आंदोलन घोषित करेंगे तो 6 लाख गांव से लोग निकलेंगे। 6 लाख गांव से मान लो 50-50 लोग निकल गए तो कितने लोग हो गए? 3 करोड़ लोग हो गए। तो 3 करोड़ लोग अगर सड़क पे आ गए तो कितना बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। अगर 100 लोग निकल गए तो कितने हो गए? 6 करोड़ हो गए। 200 निकल गए 12 करोड़ हो गए। 250 निकल गए तो 15 करोड़। 15 करोड़ लोग देश की सड़क पर अगर उतर गए तो फिर हम ही लोग देश चलाने लायक हो जाएंगे। तो जो ये सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये गड़बड़ ठीक करने के लिए तो देश चलाने लायक बनने के बाद ही तो ठीक किया जा सकता है, उसके पहले थोड़ी ठीक किया जा सकता है। तो ये तैयारी है देश चलाने लायक बनने की, ताकि ये जो सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है उसको ठीक किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। झारखंड में ओबीसी लोगों के साथ बहुत सारा अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये जानकारी मैं पिछली बार भी आया था झारखंड तो मिली थी और इधर भी अभी आया तो झारखंड में ओबीसी लोगों के साथ में जो उनका हक है, देखो हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ते हैं, कोई किसी के हक पर कब्जा न करे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको सबका हक मिले। तो झारखंड में जो ओबीसी समाज है उन लोगों को भी उनकी संख्या के अनुपात में हर जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये हिस्सेदारी अगर सरकार रोकने का काम कर रही है तो इलेक्शन बाद इसके खिलाफ में हम लोग बड़ी मुहिम चलाएंगे और बड़ा आंदोलन भी करने का काम करेंगे। अब हमको निकलना है, हाँ पूछ लीजिए। अच्छा, दुमका में हम लोगों को 0% कर दिया तो आदिवासी और ओबीसी में गैप है, एक समस्या हो गया। नहीं, उसका भी रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जो मान्यवर ने फार्मूला दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इससे आदिवासी को क्या दिक्कत है और हमें क्या दिक्कत है? जहां आदिवासी की संख्या नहीं, सुने, जहां आदिवासी की संख्या ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। जितना जिसकी संख्या है उसको उतना मिलना चाहिए, उनका हक है। हमारी लड़ाई इस बेस पर होगी। हमारी लड़ाई इसके आधार पर नहीं है कि आदिवासी को ना मिले या ओबीसी को ना मिले या ओबीसी को ज्यादा मिले आदिवासी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये लड़ाई है, सिंपल एक लाइन की लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस।